सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। हम लोग 7 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 8 की, सब्जेक्ट है सोशल साइंस। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों पॉलिसीज एंड द पीपल, नीतियाँ और लोग। तो स्टार्ट करते हैं। नवाब्स लूज देयर पावर, नवाबों की छिनती सत्ता। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। 18वीं शताब्दी का जो बीच का टाइम था, मध्य का, उसमें राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर अथॉरिटी एंड ऑनर, और उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। Residents have been stationed in many courts. The freedom of rulers reduced, their armed force disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। बहुत सारे जो दरबार थे उसमें दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे, और स्वतंत्रता जो थी उनकी शासकों की वो कम होती जा रही थी। उनकी जो सेनाएं थी उन्हें भंग कर दिया गया था, और उनसे उनके जो इलाके थे वो एक एक करके छीने जा रहे थे। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। तो बहुत सारे जो बच्चे उस टाइम के स्थानीय शासक थे उन्होंने अपने जो हित थे उनकी रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद जो उन्होंने गोद लिया था बेटा, उसको राजा मान ले। एंड नाना साहब, द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, pleaded that he be given his father's pension when the latter died। और पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके जो पिता हैं उनको जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। ठीक है। However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas। लेकिन जो अंग्रेज थे उस टाइम पर, जो कंपनी थी वो अपनी जो श्रेष्ठता थी उसकी और जो सैनिक ताकत थी उसके नशे में इतनी चूर थी कि उनके जो निवेदन थे उस टाइम के उसे उन्होंने ठुकरा दिया। अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी एनेक्स्ड। अवध जो था उस टाइम पर वो ऐसी आखिरी टेरिटरी थी। अगर हम अवध की बात करते हैं तो उस टाइम की ऐसी आखिरी टेरिटरी थी अवध, जिसे अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। ठीक है। और अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में लिया था, वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में ली जाने वाली आखिरी रियासत थी। अब आगे देखेंगे। एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। 1856 में उन्होंने इसे कब्ज़े में ले लिया था। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व ज़रूरी है। द कंपनी इवन बिगेन टू प्ले हाउ टू ब्रिंग मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। और कंपनी ने ये योजना बना ली थी पूरी तरह से कि मुगल शासन को किस तरह से समाप्त करना है। कंपनी, द नेम ऑफ द मुगल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। और कंपनी के द्वारा क्या किया गया कि जो जारी किए गए सिक्के थे उन पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट
After the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. और जब 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया था कि बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद बादशाह के परिवार को क्या लाल किले से निकाल कर उन्हें दिल्ली में कहीं बसाया जाएगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल king, and after his death none of his descendants would be recognized as king, they would just be called princes. और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। द पीजेंट एंड सिपोए, जो किसान और सिपाही हैं उनकी बात हो रही है। इन द कंट्री साइड पीजेंट एंड जमींदार्स रिसेंटेड द हाई टैक्सेस एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। गाँव में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान और कर के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू द मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, इसलिए उनकी पीढ़ियाँ पुरानी जो ज़मीनें थी उनकी उनसे हाथ धो रही थी, वो उनके हाथों से निकलती जा रही थी। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। और कंपनी के तहत जो काम करने वाले सिपाही थे, भारतीय सिपाही, उनकी भी अपनी एक अलग कारण था उनके असंतोष का, एक वजह थी। क्या वजह थी? दे वर अनहैप्पी, वो नाखुश थे अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, जो उनके ऊपर कई मतलब शर्तें लगी हुई थी, सेवा शर्तें, और उनके वे अपने वेतन भत्तों की वजह से परेशान थे। मोर ओवर सम ऑफ द न्यू रूल्स वॉयलेटेड देयर रिलीजन सेंसिबिलिटीज एंड बिलीफ। और जो उनके कई नए नियम थे वो उनके नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को क्या करते थे? ठेस पहुंचाते थे। अच्छा, डिड यू नो दैट दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे विल लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट। क्या आप जानते हैं कि उस समय में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो लोग देश के बाहर जाएंगे, समुद्र पार करेंगे, उनके जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। सो व्हेन in 1824 the sepoy were told to go Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order though they agreed to go by the land route। तो 1824 की बात है जब बर्मा भेजने के लिए कहा गया भारतीय सिपाहियों को, समुद्री रास्ते को पार कर कर, ठीक है, कंपनी के लिए लड़ने के लिए भेजने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मना कर दिए जाने से, क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाहते थे और वो जो भारतीय थे वो समुद्र पार नहीं करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। और अगर ज़मीन से जाने के रास्ते की बात होती, लैंड रूट की, तो उससे उन्हें वो सहमत थे, उससे उन्हें कोई इनकार नहीं था। दे वर सीवियरली पनिश्ड, उन्हें गंभीर सज़ा दी गई। एंड सिंस द इशू डिडंट डाई डाउन in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree to serve overseas if required। और उन्हें सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो भेजा जा सकता है। सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड टू व्हाट वाज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। बहुत सारे सिपाही जो थे वो इस बात पर उन्होंने रिएक्ट किया कि वहाँ पर क्या हो रहा है, मैनी कंट्री साइड में क्या हो रहा है। मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन विलेजेस। बहुत से किसान जो थे, बहुत से जो उनमें सिपाही थे वो किसान थे और वो
गाँवों से ही आए थे और अपने परिवारों को गाँव में छोड़कर आए थे। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही, तो इसलिए जो किसानों वाला गुस्सा था वो तेजी से सिपाहियों के बीच भी फैल गया। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म, सुधारों पर प्रतिक्रिया। द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैज़ टू बी रिफॉर्म्ड, ब्रिटिश को इस बात पर विश्वास था कि भारतीय सोसाइटी में सुधार किया जाना चाहिए। लॉज वर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, और कानून जो थे वो पास किए गए किसके लिए? सती प्रथा को रोकने के लिए। एंड टू इनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज, और विधवा का पुनर्विवाह करवाने को प्रोत्साहन दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, अंग्रेजी भाषा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। आफ्टर 1830 के बाद द कंपनी allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even on land and property। 1830 के बाद जो कंपनी थी उसने ईसाई जो मिशनरी थी उन्हें पूरी तरह से काम करने के लिए आज़ादी दे दी, और यहाँ तक कि संपत्ति पर अपना अधिकार, मतलब संपत्ति पर भी उन्होंने संपत्ति को जब्त करने का या अपनी ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी को अपने, मतलब उन्होंने फ्रीली उसे कार्य करने की, चाहे वो ज़मीन की संपत्ति का मामला, उन्हें आज़ादी से काम करने की परमिशन दे दी। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, ईसाई धर्म को आसानी से अपनाने के लिए ईसाई धर्म को अपनाने के लिए उन्होंने एक संशोधन किया, एक नया कानून लेकर आए वो। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। इसमें कहा गया कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की जो संपत्ति है उस पर अधिकार उनका पहले जैसा ही रहेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, मतलब उनका कोई प्रॉपर्टी नहीं छिनेगी। मैनी इंडियंस बिगेन टू फील दैट द ब्रिटिशर वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, बहुत से भारतीयों को महसूस होना शुरू हो गया कि ब्रिटिशर जो हैं उनके धर्म को नष्ट कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम, उनके सामाजिक रीति रिवाजों को, एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, और उनकी जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई वाज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर गेटिंग रिड्यूस्ड, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर्स वर गेटिंग रिड्यूस्ड बिकॉज, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी क्योंकि, आगे इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, देयर आर्म्ड फोर्सेस disbanded and their revenues and territories taken away by stages, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था और उनके राजस्व वसूली के इलाके एक एक करके उनसे छीने जा रहे थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हाउ डिड कंपनी एंड द डोमिनेंस ऑफ मुगल रूलर्स, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, यहाँ से आंसर नंबर 2 देखिए, द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान, कंपनी ने योजना बना ली थी, हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड, किस तरह से मुगल वंश को समाप्त करना है। द नेम ऑफ मुगल किंग वाज, मुगल जो राजा थे उनका नाम रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड, जो सिक्के थे उनसे हटा दिया गया था, बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा। इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी अनाउंस दैट, 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा की दैट आफ्टर डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह की मृत्यु के बाद द फैमिली ऑफ द किंग वुड बी शिफ्टेड, जो
राजा की फैमिली है उसे शिफ्टेड कर दिया जाएगा आउट ऑफ द रेड फोर्ट, लाल किले के बाहर, एंड गिवन अनदर प्लेस, और दूसरा स्थान दिया जाएगा इन दिल्ली टू रिसाइड इन, दिल्ली में रहने के लिए। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह, और 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने डिसाइड किया था कि बहादुर शाह वुड बी द लास्ट मुगल एम्परर, बहादुर शाह जो है आखिरी मुगल एम्परर होंगे। एंड आफ्टर हिज डेथ, और उनकी मृत्यु के बाद, नन ऑफ हिज डिसेंडेंट वुड बी रिकग्नाइज्ड एज किंग, किसी भी उनके वंशज को राजा के रूप में नहीं जाना जाएगा। दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंसेस, उन्हें केवल राजकुमार कहा जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वाई वर द पीजेंट एंड सिपॉय डिसकंटेंटेड इन कंपनी रूल्स, जो किसान थे और सिपाही थे वो कंपनी के शासनकाल में क्यों असंतुष्ट थे, हमें ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से, वर्कशीट में ही है। आंसर नंबर 3 यहाँ से लिखेंगे इन द कंट्री साइड, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इन द कंट्री साइड, गांव की बात कर रहे हैं, गांव में पीजेंट्स एंड जमींदार्स, किसान और जमींदार, रिसेंटेड द हाई टैक्सेस, वो अधिक कर चुका रहे थे, मतलब एंड रिजिड मेथड्स और रेवेन्यू कलेक्शन, और जो भारी भरकम कर की वसूली तो कर ही रहे थे बल्कि लगान की और कर की, और जो उनके जो रिजिड मेथड्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के, उनके कर वसूली के जो सख्त नियम थे वो उससे क्या थे, रिसेंटेड थे, परेशान हो चुके थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू मनी लेंडर्स, जो बहुत सारे लोग तो उनमें से असफल हो गए थे अपना कर्जा चुकाने में वापस से महाजनों को या जो कर्जदाता होते थे उस टाइम पर उनको। एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस, और इसके कारण क्या हो रहा था, उनकी जो पीढ़ियों की ज़मीन थी पुरानी वो उनके हाथों से निकलती जा रही थी। द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स, और जो उस समय के भारतीय सिपाही थे उनके पास भी कारण थे संतुष्ट होने के। देवर अनहैप्पी, वो नाखुश थे अबाउट देयर पे अलाउंस एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज, और वो किससे परेशान थे, अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। मोरओवर सम ऑफ द न्यू रूल्स वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स, और उनके जो कई नियम थे, नए नियम, वो उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे, इसलिए वो असंतुष्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। व्हाई डिड मैनी इंडियन फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, की क्वेश्चन है आपका, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं, ये हमें बताना ही नहीं। ठीक है, हमें इसका आंसर देना है। तो फिर इसका आंसर देखिए, आप यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से मत लिखिए आप, इसका आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ से आफ्टर 1830। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 4। तो यहाँ से लिखेंगे आफ्टर 1830, 1830 के बाद द कंपनी, ठीक है, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरी को कंपनी ने क्या दे दी थी, स्वीकृति दे दी थी, टू फंक्शन फ्रीली, आज़ादी से काम करने की, इन इट्स डोमेन, अपने क्षेत्र में, एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी, अपनी भूमि और संपत्ति इकट्ठी करने की भी। इन 1850 ए न्यू लॉ, 1850 में एक नया कानून वाज पास किया गया टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन के लिए, ईजियर, उसे आसान बनाने के लिए। दिस लॉ अलाउड, इस कानून में स्वीकृति दी गई, एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, एक भारतीय जो क्रिश्चियनिटी को अपनाता है, अपने धर्म को क्रिश्चियन में बदलता है, क्रिश्चियनिटी में, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, तो उसको क्या फ़ायदा होगा कि उसका
जो अपनी संपत्ति पर, अपने पुरखों की संपत्ति पर अधिकार है वो वैसा ही बना रहेगा जैसा पहले था। एंड मैनी इंडियंस बिगेन टू फील, बहुत से जो भारतीय थे उन्होंने फील करना शुरू कर दिया दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। और इस तरह से जो भारतीय थे बहुत से उन्हें फील होने लगा कि अंग्रेज जो है उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और उनकी परंपरागत जीवन शैली को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर नंबर 4। ठीक है, यहाँ से है आफ्टर 1830 से यहाँ तक ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ तक। तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।